हेलो दोस्तों, आर्किलन फंड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और आपको पता ही है कि मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूँ। तो जो बिजनेस स्टडी है वो हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और ये सीबीएसई का सिलेबस है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। तो आज मैं आपके चैप्टर 7 निर्देशन के एक्सरसाइज 7 के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 7 में हम नेतृत्व के बारे में जानने वाले हैं, जानेंगे कि क्या इसकी अवधारणा है और क्या इसकी शैलियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि नेतृत्व की क्या परिभाषा होती है। तो इसका अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से है ताकि वो वही करे जो नेता चाहे। इसका मतलब ये है कि इसमें दूसरों को इस ढंग से प्रभावित किया जाता है ताकि वो वही करे जो नेता चाहे। ठीक है, तो अब इसकी देख लेते हैं विशेषताएं। तो पहली विशेषता है प्रभावीकरण प्रक्रिया। यहाँ प्रभावीकरण का अर्थ दूसरों को अपने प्रभाव में लेने से है। नेतृत्व के अंतर्गत नेता दूसरों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं कि वे स्वयं ही उसके प्रभाव में आ जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रभावीकरण है, जो इसका मतलब ये है कि दूसरों को अपने प्रभाव में लेना, मतलब उनसे कुछ बात कहना और वो आपकी बात मान ले। ठीक है, तो नेता होते हैं जो वो दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो स्वयं ही उनके बातों को मानने लग जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा है व्यवहार परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया। नेतृत्व में व्यवहार बदलने की शक्ति होती है। जिस प्रबंधक में नेतृत्व योग्यता होती है उसके अधीनस्थों का कार्य निष्पादन अपेक्षाकृत बढ़िया होता है। अब इसका मतलब यह है कि जो नेतृत्व होता है वो व्यवहार बदलने वाला होता है। ठीक है, नेतृत्व से किसी का भी व्यवहार बदला जा सकता है, लेकिन जो प्रबंधक इसकी योग्यता रखता है उसके अधीनस्थों का कार्य निष्पादन उनके अनुसार ही बढ़िया होता है। ठीक है, अगला है स्तत प्रक्रिया। एक प्रबंधक को नेतृत्व योग्यता का लगातार प्रयोग करना होता है, तो इसलिए यह स्तत प्रक्रिया होता है, क्योंकि जो प्रबंधक होता है उसको नेतृत्व योग्यता का लगातार प्रयोग करना होता है ताकि उसके अनुसार बढ़िया कार्य हो। तो अगले चलते हैं और अगला है देख लेते हैं। अगला है आपका नेता व अनुयायियों में आपसी संबंध। नेतृत्व को सार्थक बनाने के लिए नेता के साथ कार्य करने वाले अनुयायियों का होना आवश्यक है। बिना अनुयायियों के नेतृत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जो नेतृत्व है इसको उपयोग या इसको अच्छा बनाने के लिए, इसको सार्थक बनाने के लिए कार्य करने वाले अनुयायियों का होना आवश्यक है। मतलब साथ में जो कार्य करते हैं जैसे कर्मचारी, उनका होना आवश्यक है। ठीक है, बिना अनुयायियों के नेतृत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब कि यहाँ पर जब कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो बोलने के क्या फायदा। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि जब तक अनुयायी नहीं होंगे वहां पर नेतृत्व का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, अगला है सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति। नेतृत्व की एक मुख्य विशेषता सामूहिक उद्देश्य प्राप्त करना है और साथ ही व्यक्तिगत उद्देश्य भी प्राप्त हो जाती है। अब जो ये है नेतृत्व है, इसमें इसकी एक विशेषता ये भी है कि सामूहिक उद्देश्य प्राप्त होता है इसमें। ठीक है, सामूहिक उद्देश्य का मतलब खाली संगठनात्मक उद्देश्य नहीं, इसके साथ साथ ही व्यक्तिगत उद्देश्यों की भी प्राप्ति इसी में हो जाती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि प्रबंध कला और नेतृत्व में अंतर। मतलब प्रबंध कला और नेतृत्व में क्या अंतर है। तो अंतर का आधार है प्रबंध कला और नेतृत्व। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनके अस्तित्व का क्या आधार है। तो प्रबंध कला का क्या है, तो संगठित समूह तथा अनौपचारिक संगठन। ये जो प्रबंध कला है ये संगठित समूह है और औपचारिक संगठन है। नेतृत्व असंगठित समूह तथा अनौपचारिक संगठन। अब जो नेतृत्व है ये असंगठित समूह है और अनौपचारिक संगठन है। अब देख लेते हैं इनका मुख्य ध्यान किस पर पड़ता है। तो प्रबंध कला का ध्यान संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति पर होता है। ठीक है, और नेतृत्व का अनुयायियों की अभिलाषाओं को पूरा करना। जो अनुयायी चाहते हैं उनकी इच्छा को पूरा करना, तभी तो वो आपकी बात सुनेंगे, आपके ऊपर विश्वास करेंगे। ठीक है, तो नेतृत्व का मुख्य ध्यान किस पर होता है, अनुयायियों की अभिलाषाओं को पूरा करना। अब देख लेते हैं इनके अधिकार क्या क्या है। तो प्रबंध कला का औपचारिक अधिकार है और नेतृत्व का अनौपचारिक अधिकार है। ठीक है, अब इनके क्षेत्र देख लेते हैं। तो प्रबंध कला का क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि जो नेतृत्व है वो प्रबंध कला का ही एक भाग है, और नेतृत्व का क्षेत्र संकुचित है क्योंकि नेतृत्व है जो एक प्रबंध कला के अंदर ही आता है, इसीलिए इसका क्षेत्र छोटा है। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो अब है आपका नेतृत्व शैलियाँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 नेतृत्व शैलियाँ हैं, निरंकुश नेतृत्व शैली, जनतंत्रीय नेतृत्व शैली और स्वतंत्रीय नेतृत्व शैली। तो यहाँ से एक एक करके उन्हीं को हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं निरंकुश नेतृत्व शैली। तो इसका अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता का रुझान पूरे कार्य को स्वयं ही करने की ओर होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो नेता होता है निरंकुश नेतृत्व शैली में,
वो सारा काम खुद ही करता है, किसी भी कर्मचारी को वो काम करने नहीं देता। मतलब कि जो भी बड़े बड़े कार्य होते हैं, सारे कार्य वो स्वयं ही करता है। अपने कर्मचारियों से कोई विचार विमर्श नहीं करता और ना ही उनसे कोई सुझाव लेता है। तो अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला है केंद्रित सत्ता। इस पद्धति में प्रबंधक को जो अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। इसमें जो प्रबंधक होता है और उसको जो भी अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं वो किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते, इसलिए ये केंद्रित सत्ता है। अगला है एक व्यक्ति के निर्णय। नेतृत्व की इस शैली में प्रबंधक सारे निर्णय स्वयं लेता है। वह यह मानता है कि उसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अब निरंकुश नेतृत्व शैली में क्या है कि इसमें एक ही आदमी होता है जो निर्णय लेता है। वो यह मानकर चलता है कि उसको किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगला है कर्मचारियों के बारे में गलत धारणा। प्रबंधक इस धारणा का शिकार हो जाता है कि कर्मचारी प्यार से काम नहीं करते, उनके लिए कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर जो प्रबंधक होता है वो ये मान लेता है कि कर्मचारी जो होते हैं वो प्यार से काम नहीं करते, ठीक है, उनके लिए कठोर नियंत्रण की जरूरत पड़ती है, वो उसी में काम करते हैं। ठीक है। अगला है संदेश वाहन केवल नीचे की ओर। इसमें संदेश वाहन केवल नीचे की ओर होता है क्योंकि इसमें कर्मचारियों के विचार सुझाव महत्वहीन होते हैं। अब जो निरंकुश नेतृत्व शैली में होता है उसमें केवल संदेशवाहन नीचे की ओर होता है। मतलब कि इसमें जो प्रबंधक होता है वो केवल अपने कर्मचारियों को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो कर्मचारी होते हैं उनसे ना सुझाव मांगे जाते हैं और ना ही उनके विचार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर केवल संदेशवाहन नीचे की ओर होता है। अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके निरंकुश नेतृत्व शैली की विशेषताएं खत्म हो गई। अब देख लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है शीघ्र व स्पष्ट निर्णय। जब निरंकुश नेतृत्व शैली में एक ही प्रबंधक होता है और वो सारा काम खुद ही करता है, इसलिए वहाँ के शीघ्र और स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं और ज्यादा समय भी नहीं लगता। अगला है संतुष्टिपूर्ण कार्य। क्योंकि इसमें एक प्रबंधक होता है और वो सारा काम खुद ही करता है, इसलिए सारे कार्य वो अपनी संतुष्टि के अनुसार करता है। अगला है कम शिक्षित कर्मचारियों के लिए आवश्यक। अब जो निरंकुश नेतृत्व शैली है वो कम शिक्षित कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। तो इनमें कम शिक्षित कर्मचारी इसलिए क्योंकि कम शिक्षित कर्मचारी किसी भी योजना या कोई भी विचार विमर्श नहीं करना चाहते, वो केवल अपने काम से मतलब रखते हैं। ठीक है। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए ये उचित है, सही है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या हानियां हैं। तो पहली हानियां है अभिप्रेरणा की कमी। इसमें अभिप्रेरणा की कमी होती है। ठीक है। कर्मचारी को कोई अभिप्रेरित करने वाला नहीं होता। जो प्रबंधक होता है वो उनको खाली काम बताता है क्या करना है और कैसे करना है, इसलिए यहाँ पर अभिप्रेरणा की कमी रहती है। अगला है कर्मचारियों द्वारा विरोध। कर्मचारी इसका विरोध भी करते हैं। ठीक है। क्योंकि कर्मचारी के सुझाव और विचार जाने नहीं जाते, केवल उनको उनके ऊपर काम थोपा जाता है। ठीक है। अगला है पक्षपात की संभावना। इसमें पक्षपात की भी संभावना होती है क्योंकि जो प्रबंधक होता है वो अकेला काम करने वाला होता है, तो वो किसी के साथ भी पक्षपात भी कर सकता है। ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है। तो जहाँ नेता समूह का सर्वाधिक विद्वान सदस्य हो, इसका प्रयोग वहां कर सकते हैं जहां पर जो नेता हो वो सर्वाधिक विद्वान हो। ठीक है। अगला, जहां निर्णय के लिए बहुत समय कम हो, मतलब जहां पर निर्णय लेने के लिए कम समय हो वहां पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला है जहां अधीनस्थ अनुभवहीन व अशिक्षित हो, मतलब जहाँ के कर्मचारी अशिक्षित हो और अनुभवहीन हो, उन्हें कोई अनुभव ना हो और वो कम पढ़े लिखे हो, तो वहां पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब अगला चलते हैं और अगला देखते हैं जनतंत्रीय नेतृत्व शैली। तो इसका अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श करता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो नेता होता है वो कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने कर्मचारियों अधीनस्थों से विचार विमर्श ले लेता है। ठीक है, पूछ लेता है ये सही है या नहीं है। तो अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने वाले 80-90% ऐसे व्यूअर हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहें। तो केवल 10% ऐसे हैं व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। पहला है सहयोगपूर्ण संबंध। इस पद्धति की मुख्य विशेषता प्रबंधकों तथा कर्मचारी के मध्य सहयोगपूर्ण संबंधों का पाया जाना है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रबंधक और कर्मचारी जो होते हैं वो आपसी सहयोग से कार्य करते हैं। तो ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा है कर्मचारियों में आस्था।
प्रबंधक यह मानकर चलते हैं कि कर्मचारी स्वभाव से काम करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और काम भी अच्छा करते हैं। प्रबंधकों के इस तरह के विश्वास से कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होती है। अब जो यहाँ पे प्रबंधक होता है वो ये मानकर चलता है कि जो कर्मचारी है वो काम करने वाले हैं और काम करना चाहते हैं, ठीक है, और वो अपनी जिम्मेदारी को भी अच्छी तरीके से स्वीकार करते हैं और काम भी अच्छा करते हैं, ठीक है। तो प्रबंधकों के इस तरीके के विश्वास से क्या होता है कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, ठीक है। अगला है खुला संदेश वाहन। इस प्रणाली में प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के मध्य खुला संदेश वाहन होता है। कर्मचारी के सुझाव स्वीकार किए जाते हैं। इस प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के मध्य खुला संदेश वाहन होता है। कोई भी किसी से भी कुछ भी बातचीत कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कर्मचारियों के सुझाव जो होते हैं उनको भी स्वीकार किए जाते हैं। तो ये है इसकी तीसरी विशेषता। तो यहाँ पर जनतंत्र नेतृत्व शैली की विशेषताएं खत्म हो गई। अब देख लेते हैं इसके लाभ। तो पहला है उच्च मनोबल। तो यहाँ पर जो प्रबंधक होते हैं वो अपने कर्मचारियों में पूरा विश्वास करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और अपने प्रबंधक जो होते हैं यहाँ के प्रबंधकों का और कर्मचारी दोनों का ही मनोबल बढ़ता है। अगला है अधिक कुशलता का निर्माण। अब यहाँ पर जब प्रबंधक निर्णय लेता है तो यहाँ पर कर्मचारी भी उसमें भागीदार होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, दोनों की कुशलताओं में वृद्धि होती है। अगला है रचनात्मक कार्यों के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध। अब यहाँ पर जो रचनात्मक कार्य होते हैं उनके लिए समय पर्याप्त होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो प्रबंधक होता है वो यहाँ पर अकेले नहीं होता, सारे मिलजुल कर काम करते हैं, तो उससे उनके पास समय बच जाता है जो कि वो अन्य रचनात्मक कार्यों में लगाकर अपने संस्था का विकास और विस्तार करते हैं। अब देख लेते हैं इसकी कुछ हानियां। तो पहला है शिक्षित अधीनस्थों की आवश्यकता। अब जो जनतंत्री नेतृत्व शैली है वो शिक्षित अधीनस्थों कर्मचारियों के लिए है। यहाँ पर अशिक्षित अधीनस्थ कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती। अगला है निर्णयों में देरी। अब जो यहाँ पर जनतंत्र नेतृत्व शैली में जो निर्णय होते हैं वो देर से होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सभी की निर्णय सुझाव जाने जाते हैं तो उसमें काफी टाइम लग जाता है जिससे कि देरी होती है। अगला है प्रबंधकों में उत्तरदायित्व की कमी। अब जो यहाँ पर प्रबंधकों में उत्तरदायित्व की कमी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो अधीनस्थ होते हैं वो कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदार बन जाते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रबंधक होते हैं उनके उत्तरदायित्व कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है। तो जब समूह सदस्य चतुर हो और अपने ज्ञान को बांटने को तत्पर हो, मतलब कि ऐसा सदस्य जो कि चतुर हो, चालाक हो और अपने ज्ञान को बांटने के लिए तैयार हो, तो वहां पर ये उपयोगी होती है। दूसरा है जहां निर्णय के लिए पर्याप्त समय हो। अब जनतंत्र नेतृत्व शैली का प्रयोग वहां किया जा सकता है जहां पर निर्णय लेने के लिए समय पर्याप्त हो, ठीक है। अगला है जहां नेता निर्णय में अधीनस्थों की भागीदारी के लिए तैयार हो। अब जनतंत्र नेतृत्व शैली वहां पर प्रयोग किया जा सकता है जहां पर अधीनस्थ और नेता में दोनों में भागीदारी हो, ठीक है, कोई भी निर्णय ले तो दोनों मिलकर ले। तो यहाँ पर जनतंत्र नेतृत्व शैली समाप्त हुआ। अब देख लेते हैं स्वतंत्र नेतृत्व शैली। तो स्वतंत्र नेतृत्व शैली का अभिप्राय उस नेतृत्व शैली से है जिसमें नेता अपने अधीनस्थों को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर देता है। अब स्वतंत्र नेतृत्व शैली में क्या होता है, यहाँ पे जो नेता होता है वो सारी जिम्मेदारियां अपने अधीनस्थों को दे देता है और खुद स्वतंत्र रहता है, ठीक है। उनको पूरी पूरी छूट दे देता है कि वो कोई सा भी निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो अधीनस्थों में पूर्ण आस्था। इस पद्धति में प्रबंधक अपने अधीनस्थों को योग्य, सक्रिय तथा जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं और विश्वास करते हैं। अब यहाँ का जो प्रबंधक होता है वो अपने अधीनस्थ अपने कर्मचारियों को पूरा योग्य, सक्रिय और जिम्मेदार मानता है और उनमें विश्वास भी करते हैं, ठीक है। अगला है स्वतंत्र निर्णय पद्धति। इस प्रणाली में प्रबंध से संबंधित निर्णय प्रबंधकों के स्थान पर अधीनस्थों द्वारा लिए जाते हैं। स्वतंत्र निर्णय पद्धति इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो प्रबंधक होता है वो जो कर्मचारियों को अपने सारे निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान कर देता है, तो इसलिए स्वतंत्र निर्णय पद्धति है। अगला है अधिकारों का विकेंद्रीयकरण। प्रबंधक अधीनस्थों में अधिकारों का व्यापक वितरण कर देते हैं ताकि सभी अपने लक्ष्य योजना बनाने में सक्षम हो सके। अब जो यहाँ के प्रबंधक होते हैं वो अपने कर्मचारियों को अधिकारों का व्यापक वितरण कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो कर्मचारी हैं वो अपने लक्ष्य बनाने में, योजना निश्चित करने में और सक्षम हो सके, ठीक है। इससे क्या होता है, ये यहाँ पर अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया। अगला है स्वयं संचालन, पर्यवेक्षण व नियंत्रण। एक बार उद्देश्यों की व्याख्या कर देने के बाद प्रबंधक केवल विपरीत परिस्थिति में हस्तक्षेप करता है। कर्मचारियों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण कर्मचारी स्वयं करते हैं।
अब यहाँ पर जब प्रबंधक एक बार उद्देश्यों की व्याख्या कर देता है तब वो केवल विपरीत परिस्थिति में ही हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर्मचारी स्वयं ही करते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी विशेषताएं खत्म होती हैं। अब देख लेते हैं कि इसके लाभ क्या है। तो पहला है अधीनस्थों में आत्मविश्वास का विकास। अब यहाँ पर जो अधीनस्थ होते हैं उनके आत्मविश्वास में विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ के प्रबंधक होते हैं वो पूरा पूरा उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान कर देते हैं। अगला है उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा। अब यहाँ पर जो उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा है यहाँ पर इसलिए कर्मचारियों में विकसित होता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रबंधक होते हैं वो पूरी तरीके से उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान कर देते हैं। तो इससे जो कर्मचारी होते हैं वो महसूस करते हैं अपने आप को बड़ा अभिप्रेरित महसूस करते हैं। ठीक है, अगला है संस्था के विकास एवं विस्तार में सहायक। जिस संस्था में नेतृत्व की इस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसका विकास व विस्तार अपनी चरम सीमा पर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रबंधक होता है वो अपने सारे कार्यों से मुक्त हो चुका होता है क्योंकि यहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं वो सारे कार्य खुद ही संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रबंधकीय पद होता है वो महत्वहीन हो जाता है। तो अब उसके पास पूरा पूरा समय होता है कि वो अपने संस्था के विकास और विस्तार के बारे में सोच सके कि उसका संस्था का विकास और विस्तार किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लाभ खत्म हुए। अब देख लेते हैं कि इसकी हानियां क्या क्या हैं। तो पहला है समन्वय में कठिनाई। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी होते हैं सारे स्वतंत्र होते हैं निर्णय लेने के लिए। तो यहाँ पर उनमें समन्वय में कठिनाई होती है क्योंकि हर एक कर्मचारी अपना अपना निर्णय अलग अलग लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर समन्वय में कठिनाई होती है। दूसरा है प्रबंधकीय पद महत्वहीन हो जाना। अब जब यहाँ पर प्रबंधक सारे निर्णय लेने की स्वतंत्रता कर्मचारियों को प्रदान कर देता है तो उसके पास कुछ काम नहीं बचता, इसलिए यहाँ का जो प्रबंधकीय पद होता है वो महत्वहीन हो जाता है। अगला है केवल अधिक शिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त है। अब जो स्वतंत्र नेतृत्व शैली है वो केवल अधिक शिक्षित लोगों के लिए ही उपयुक्त है। यहाँ पर केवल जो मतलब कि थोड़े शिक्षित हो या पूरे के पूरे अशिक्षित हो उनके लिए ये उपयुक्त नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है। तो पहला, जब सदस्य बहुत अधिक चतुर अनुभवी व शिक्षित हो। ठीक है, इस पद्धति का उपयोग, इस नेतृत्व का उपयोग वहां पर किया जा सकता है जहां पर सदस्य बहुत ही चतुर हो, अनुभवी हो और शिक्षित हो। ठीक है, अगला है जहां बाहरी विशेषज्ञों का प्रयोग होता हो। इस शैली का प्रयोग वहां कर सकते हैं जहां पर बाहरी विशेषज्ञों का प्रयोग होता हो, जैसे कि सलाहकार, जब भी जरूरत पड़े तो बाहर से किसी सलाहकार को बुला लिया, या स्टाफ विशेषज्ञ जब भी जरूरत पड़े तो बाहर से ऐसे विशेषज्ञों को बुला लिया जाता हो, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला है जहां अनुयायी विश्वसनीय होते हैं, मतलब कि जहाँ के कर्मचारी अधिक विश्वसनीय होते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर सारे काम कर्मचारी ही खुद करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग वहां पर किया जा सकता है जहाँ की अनुयायी कर्मचारी विश्वसनीय होते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। और जो नहीं आया उसको कमेंट जरूर करें ताकि आपको अच्छे से आगे से और समझाया जा सके। अगर आपका कोई दोस्त है जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहता हो तो उसके साथ शेयर जरूर करें। और अंत में एक लाइक जरूर करना अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो आज के लिए बस इतना ही। आपके साथ अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।